दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर कल सुबह आंख खुले और पता चले कि नल से पानी नहीं आया, बाजार में खाना नहीं मिला, बिजली गई हुई है और बाहर सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे? एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, शायद आप किसी तरह निकाल लें। लेकिन क्या होगा जब ये एक हफ्ता 1 महीना बने, 1 महीना 1 साल बने और 1 साल 10 साल, और फिर पूरी एक पीढ़ी ऐसे ही पैदा हो, ऐसे ही जिए, जिसने कभी भरपेट खाना ना खाया हो, जिसने कभी साफ पानी ना पिया हो, जिसने कभी शांति ना देखी हो। उस इंसान का दिल कैसा होगा? उसके अंदर की इंसानियत बची होगी या नहीं? यही सवाल है कलयुगम 2064 का। एक ऐसी फिल्म जो आपको 2064 के उस भारत में ले जाती है जो तीसरे विश्व युद्ध के बाद टूट चुका है, जल चुका है, और जहां अब इंसान और जानवर के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। लेकिन उसी तबाही के बीच एक औरत है जो अभी भी मानती है कि इंसानियत मरी नहीं है और उसे जिंदा रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। साल 2064, भारत, या जो कभी भारत था, अब एक जलता हुआ सूखा बंजर मैदान है। तीसरा विश्व युद्ध आया और चला गया, लेकिन जो छोड़ गया वो जिंदगी से भी बदतर था। जंगल जल गए, नदियां सूख गईं, खेत मर गए, शहर खंडहर बन गए, आसमान में धुआं है, जमीन पर राख है, और हवा में एक ऐसी गंध है जो न मौत की है न जिंदगी की, बल्कि दोनों के बीच की उस जगह की है जहां इंसान फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इस दुनिया में खाना एक सपना है, पानी एक विलास है, और दूसरे इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता। जो बचे हैं वो सिर्फ एक काम जानते हैं, सरवाइव करना, और सर्वाइवल के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। किसी को मार सकता है, किसी को लूट सकता है, किसी को धोखा दे सकता है। इस बर्बाद दुनिया में एक दीवार है, एक बड़ी ऊंची मजबूत दीवार जो एक तरफ की दुनिया को दूसरी तरफ की दुनिया से अलग करती है। उस दीवार के अंदर रहते हैं रेजिडेंट्स, वो लोग जिन्होंने सत्ता पकड़ी, जिन्होंने ताकत जमाई, जिन्होंने बची खुची जमीन और बचा खुचा खाना अपने कब्जे में कर लिया। रेजिडेंट्स के पास खाना है, पानी है, सुरक्षा है, और सबसे जरूरी चीज है शक्ति। वो दीवार के अंदर आरामदेह जिंदगी जीते हैं, जबकि बाहर लाखों लोग भूख और प्यास से तड़पते हैं। और जो भी उनके खिलाफ उठता है, जो भी उनकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करता है, उसे खत्म कर दिया जाता है, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई माफी दिए। रेजिडेंट्स का एक ही नियम है, या तो हमारे साथ हो या मर जाओ। दीवार के बाहर रहते हैं लिबरेटर्स, वो लोग जिन्होंने हार नहीं मानी, जो लड़ रहे हैं, जो यकीन रखते हैं कि एक दिन ये दीवार टूटेगी, रेजिडेंट्स का राज खत्म होगा और एक बराबर दुनिया बनेगी जहां हर किसी को खाने का हक होगा, पानी का हक होगा, जीने का हक होगा। लेकिन लिबरेटर्स भी कोई संत नहीं है, वो भी उसी बर्बाद दुनिया में पले बढ़े हैं। उन्होंने भी भूख देखी है, तबाही देखी है, और उस तबाही ने उन्हें भी कुछ हद तक अंदर से बदल दिया है। उनका मकसद नेक है, लेकिन रास्ता अंधेरा है। इन्हीं लिबरेटर्स में से एक है शक्ति, जिसे सब स्केच भी कहते हैं। किशोर कुमार की इस भूमिका में एक ऐसा इंसान है जो अपनी मां को खो चुका है, जो अपने साथियों को खो चुका है, जो जिंदगी में इतना कुछ खो चुका है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। शक्ति एक छोटे से लिबरेटर ग्रुप के साथ रेजिडेंट्स की दीवार के पास पहुंचने की कोशिश में है। वो भूखा है, थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद है जो बुझती नहीं। उसके साथ कुछ और साथी हैं जो उम्मीद लेकर चले हैं, लेकिन इस दुनिया में उम्मीद सबसे पहले मरती है। रेजिडेंट्स के गार्ड्स उन पर हमला करते हैं, एक तरफा, बेरहम, क्रूर। एक एक करके शक्ति के सारे साथी मारे जाते हैं और शक्ति किसी तरह बच निकलता है, जख्मी, टूटा हुआ, अकेला। वो रेगिस्तान जैसी उस बंजर जमीन पर भागता है, छुपता है, गिरता है, उठता है। भूख से पेट जल रहा है, प्यास से गला सूखा है, और तभी उसे एक रास्ता मिलता है। किसी से सुना था, किसी ने बताया था, एक सेफ हाउस है कहीं, एक जगह जहां खाना है, पानी है, आश्रय है। कौन रहता है वहां, क्यों, कैसे? ये सवाल शक्ति के पास नहीं है। उसके पास सिर्फ एक जरूरत है, जिंदा रहना,
और वो उस सेफ हाउस की तरफ चल पड़ता है। जब शक्ति उस सेफ हाउस तक पहुंचता है तो वो उम्मीद से बहुत ज्यादा पाता है। एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत, अंदर रोशनी, खाने की महक, पानी, ऐसी चीजें जो उस दुनिया में सपने जैसी हैं। और उस सेफ हाउस में मिलता है थॉमस, इनियन सुब्रमानी का किरदार। थॉमस एक अजीब इंसान है, न वो रेजिडेंट है न लिबरेटर, वो बस है। उसके पास सब कुछ है, खाना, पानी, आराम, लेकिन वो किसी से सवाल नहीं करता, किसी से कुछ नहीं मांगता। वो बस देखता है चुपचाप। उसकी आंखें बोलती हैं लेकिन उसके होंठ बहुत कम हिलते हैं। वो एक ऐसा इंसान लगता है जिसे पता है बहुत कुछ, जो देख चुका है बहुत कुछ, और जिसने फैसला कर लिया है कि अब वो किसी से कुछ नहीं छुपाएगा, लेकिन कुछ बताएगा भी नहीं जब तक सही वक्त न आए। शक्ति और थॉमस के बीच एक अजीब सा खेल शुरू होता है। शक्ति समझना चाहता है कि ये आदमी कौन है, इसके पास ये सब कहां से आया और क्या ये भरोसे के काबिल है। थॉमस शक्ति को खाना देता है, पानी देता है, छत देता है, लेकिन हर चीज के पीछे एक ऐसा सन्नाटा है जो शक्ति को बेचैन करता है। सेफ हाउस में कुछ और लोग भी हैं, कुछ सर्वाइवर्स जो किसी तरह वहां पहुंचे हैं और थॉमस की छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब भाव है, जैसे वो कुछ जानते हैं जो शक्ति नहीं जानता और वो उसे बताना नहीं चाहते। थॉमस के सेफ हाउस में एक चीज शक्ति को बार बार अजीब लगती है। खाने के डिब्बे, उन पर लैम्ब लिखा हुआ है, बकरे का मांस। इस दुनिया में जानवर तो कब के खत्म हो गए, फिर ये लैम्ब कहां से आया? शक्ति पूछता है, थॉमस मुस्कुराता है, टाल देता है, लेकिन उस मुस्कान में कुछ है जो शक्ति को रात को सोने नहीं देता। जब इंसान भूखा होता है तो पहले खा लेता है, बाद में सोचता है, लेकिन शक्ति उन लोगों में से नहीं था। उसने जीवित रहना सीखा था सावधानी से, और उसकी सावधानी उसे बचाती रही थी। वो उस लैम्प के बारे में सोचता रहता है। रात के अंधेरे में जब सेफ हाउस सोया होता है, शक्ति उठता है और तलाश करता है, और जो पाता है वो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो सच जो थॉमस ने छुपाया हुआ था, वो लैम्ब असल में मेमना नहीं था, वो इंसान का मांस था। थॉमस एक नरभक्षी था, एक कैनिबल, जो उस टूटी हुई दुनिया में आए हुए भूखे, थके, बेसहारा लोगों को खाना खिलाता था, उन पर भरोसा जीतता था और फिर उन्हें ही अपना अगला खाना बना देता था। सेफ हाउस एक जाल था, एक खूबसूरत, आरामदेह, गर्म जाल, जिसमें भूखे लोग खुद ब खुद चले आते थे। शक्ति का दिल डूब जाता है। वो समझता है कि वो खुद भी उस जाल में फंस गया है, लेकिन अभी उसके पास एक मौका है। वो जानता है सच, और अगर वो सही कदम नहीं उठाया तो वो भी उन्हीं की तरह खत्म हो जाएगा जिनके बारे में उसे अब भी पता चला है। शक्ति एक योद्धा है, उसने लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन इस तरह की लड़ाई उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बाहर रेजिडेंट्स से लड़ना था, सामने का दुश्मन था, पहचाना हुआ, लेकिन यहां दुश्मन मुस्कुरा रहा था, खाना परोस रहा था और अंदर से इंसान नहीं था। और तभी ठीक उसी वक्त जब शक्ति सेफ हाउस में उस सच से जूझ रहा था, एक नई आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पर दस्तक। थॉमस जाता है, दरवाजा खोलता है और बाहर खड़ी है एक औरत, थकी हुई, जख्मी, लेकिन आंखें, उन आंखों में एक ऐसी आग थी जो उस ठंडी बंजर दुनिया में भी बुझी नहीं थी। यही है भूमि, जिसे बाद में हम पारी के नाम से जानेंगे। श्रद्धा श्रीनाथ का वो किरदार जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। भूमि अकेली नहीं है, उसके साथ है एक बच्चा, एक छोटा लड़का, डरा हुआ, सहमा हुआ, लेकिन भूमि की उंगली मजबूती से पकड़े हुए। ये बच्चा है कल्कि, एक रेजिडेंट बच्चा जो किसी तरह दीवार के बाहर आ गया है। कैसे, क्यों, ये भूमि को भी पूरी तरह नहीं पता, या पता है तो वो अभी बताने की स्थिति में नहीं है। भूमि ने कल्कि को पाया था, उस बर्बाद दुनिया के एक कोने में, अकेले, भूखे, रोते हुए। भूमि के पास उस वक्त खुद के लिए बमुश्किल कुछ था, लेकिन उसने उस बच्चे को देखा और उसका दिल पिघल गया। वो एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जहां किसी के लिए दिल पिघलाना सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी, लेकिन भूमि ने उस कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाई,
उसे अपने साथ लिया और उसे बचाने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन काल्की एक रेजिडेंट का बच्चा था और लिबरेटर्स के लिए, बाहर के सब लोगों के लिए, वो दुश्मन का बच्चा था। किसी भी जगह जहां भूमि जाती, लोग उस बच्चे को देखकर या तो डर जाते थे या उसे मार देना चाहते थे। इसीलिए भूमि और कल्की इस सेफ हाउस तक पहुंचे थे, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। थॉमस ने उन्हें अंदर आने दिया, मुस्कुराया, खाना दिया, पानी दिया। और शक्ति ने देखा, उसने देखा कि अब थॉमस की नजर उस बच्चे पर है, उस औरत पर है, और उन नजरों में वही कुछ था जो शक्ति ने पहले देखा था, एक शिकारी की नजर। शक्ति जानता था कि उसे अब कुछ करना होगा। वो चुप नहीं रह सकता था। ये सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं था, अब उस बच्चे की जिंदगी का, उस औरत की जिंदगी का सवाल था। शक्ति ने भूमि को चुपके से सच बताने की कोशिश की। उसने इशारों में, आंखों से, बिना थॉमस को शक दिलाए कहने की कोशिश की कि यहां खतरा है। भूमि चौंकी, लेकिन वो कोई भोली भाली डरी हुई औरत नहीं थी। उसने उस दुनिया में सरवाइव किया था, उसने खतरे देखे थे, उसे पढ़ना आता था। शक्ति की आंखों में उसने सच पढ़ा और उसी पल से वो सतर्क हो गई, बाहर से शांत, अंदर से तैयार। थॉमस ने अब अपना असली रूप धीरे धीरे उजागर करना शुरू किया। उसने सेफ हाउस के कुछ और लोगों को जमा किया, उसके लोग, उसके साथी जो उसी के काम में हाथ बटाते थे, और एक रात उसने वो जाल बंद करने की कोशिश की। लेकिन शक्ति तैयार था, भूमि तैयार थी। जो लड़ाई शुरू हुई वो सेफ हाउस की उन तंग दीवारों के अंदर एक ऐसी लड़ाई थी जहां हर कमरा, हर कोना, हर छाया एक खतरा था। शक्ति एक लिबरेटर था, उसने लड़ना सीखा था, सर्वाइवल सीखा था, और अब उसकी जिंदगी और उन दोनों की जिंदगी एक ही रात में दांव पर थी। उस रात सेफ हाउस में जो हुआ वो बेहद तनावपूर्ण था। भूमि ने कल्की को एक छिपी हुई जगह में बंद किया। बाहर मत आना, चाहे कुछ भी सुनो। बच्चे ने मां जैसी उस आंखों में देखा और सिर हिलाया। शक्ति ने थॉमस का सामना किया, वो कन्फ्रंटेशन जो टाला नहीं जा सकता था। थॉमस एक चालाक था, उसने कई लोगों को यहां लाकर खत्म किया था। उसे पता था कि भूखे और थके हुए लोग कमजोर होते हैं, लेकिन शक्ति भूखा होने के बावजूद कमजोर नहीं था। उसने उस कमजोरी को कब का पीछे छोड़ दिया था। भूमि ने एक तरफ से थॉमस के साथियों को रोका। सेफ हाउस की वो रात, वो शांत, गर्म, अंधेरी रात खून से लाल हो गई। थॉमस मारा गया, लेकिन उसके मरने के साथ ही सेफ हाउस भी खत्म हो गया। वो जाल टूट गया था। वो आश्रय जो असल में एक कब्र था, वो अब नहीं रहा। शक्ति, भूमि और कल्की तीनों फिर उस बाहरी दुनिया में थे, रात के अंधेरे में, बंजर जमीन पर, बिना किसी मंजिल के। लेकिन अब कुछ बदल गया था। शक्ति और भूमि, दो अजनबी जो एक अजीब रात में एक दूसरे की जान बचाने के साथी बने, उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। भूमि ने शक्ति में देखा था कि जब उसने जानते हुए कि उसकी जिंदगी खतरे में है, फिर भी उसे और उस बच्चे को बचाने के लिए वो सब किया, तो वो इंसान असल में वो था जो उस दुनिया में अब बहुत कम बचे थे। और शक्ति ने भूमि में देखा था एक ऐसी औरत जिसने किसी अनजान बच्चे को अपना बच्चा मान लिया, जिसने उस बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और जो उस टूटी हुई दुनिया में भी इंसानियत को सीने से लगाए चल रही थी। तीनों अब एक साथ थे, एक लिबरेटर, एक बेबाक औरत और एक रेजिडेंट बच्चा। तीनों का कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, आगे का कोई साफ रास्ता नहीं, लेकिन साथ थे। और उस दुनिया में साथ होना, किसी भरोसेमंद इंसान का साथ होना शायद सबसे बड़ी दौलत थी। रास्ते में उन्हें रेजिडेंट्स के गश्ती दस्तों से बचते हुए चलना था। कल्कि एक रेजिडेंट था, अगर रेजिडेंट्स ने उसे देखा तो वो उसे वापस ले जाएंगे और भूमि और शक्ति को मार देंगे, और अगर लिबरेटर्स ने उसे देखा तो वो उसे दुश्मन का बच्चा समझकर उसके साथ भी वही करेंगे जो दुश्मन के साथ करते हैं। कल्कि का होना दोनों तरफ से खतरा था। भूमि को पता था ये, लेकिन उसने उस बच्चे का हाथ और मजबूती से थाम लिया। कल्कि, वो छोटा सा बच्चा, उस पूरी कहानी का सबसे मासूम किरदार था। वो नहीं जानता था कि रेजिडेंट्स और लिबरेटर्स क्या होते हैं। वो बस जानता था कि ये औरत भूमि
उसे प्यार करती है, उसे बचाती है और उसके लिए रोती है। उसके लिए वो घर थी जो उसे कभी मिला नहीं था। कल्कि ने भूमि को मां नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो उससे बड़ा था। वो भरोसा था, वो प्यार था, वो बंधन था जिसे कोई दीवार, कोई युद्ध, कोई भूख नहीं तोड़ सकती। सफर में एक और मोड़ आया जो भूमि की असली परीक्षा थी। लिबरेटर्स का एक और ग्रुप मिला जो जानते थे कि काल्की एक रेजिडेंट का बच्चा है। उनका मानना था कि इस बच्चे को जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं बल्कि खतरा है। उन्होंने भूमि पर दबाव डाला, छोड़ दो इसे या हम खत्म कर देंगे। भूमि ने उन सब की आंखों में देखा, उन थके, गुस्से से भरे, दर्द में डूबे इंसानों की आंखों में, और उसने कहा नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में इतनी ताकत थी कि वो ग्रुप झिझक गया। भूमि ने उनसे कहा, इस बच्चे ने कोई युद्ध नहीं किया, इस बच्चे ने कोई दीवार नहीं बनाई, इस बच्चे ने किसी को भूखा नहीं मारा। ये बच्चा सिर्फ एक बच्चा है, और अगर हम बच्चों को भी नहीं बख्श सकते तो हम रेजिडेंट से अलग कैसे हैं? वो शब्द उस ग्रुप के कुछ लोगों पर असर करते हैं, कुछ पर नहीं। झड़प होती है। शाक्ति ने भूमि और कल्कि को बचाया और वो तीनों फिर भागे, लेकिन शाक्ति भी इस बार बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका कंधा छलनी हो गया था, खून बह रहा था। भूमि ने उसकी देखभाल की, उसी बंजर जमीन पर एक पुरानी खंडहर इमारत में, बिना किसी दवाई के, सिर्फ अपने हाथों से और जो कुछ भी मिला उससे। शक्ति ने दर्द में आंखें खोलीं और भूमि को देखा, और पहली बार शायद उसे समझ आया कि इंसानियत अब भी मरी नहीं है। जब तक इस दुनिया में भूमि जैसे लोग हैं जो किसी अनजान के जख्म को अपने हाथों से सहलाते हैं, तब तक इंसानियत जिंदा है। रात के अंधेरे में, उस खंडहर में, जब कल्कि सो गया और शक्ति का बुखार थोड़ा कम हुआ, भूमि ने कुछ बताया जो उसने पहले किसी को नहीं बताया था। उसने बताया कि कल्कि उसे कहाँ मिला था। उसने बताया कि उसके खुद के जीवन में क्या हुआ था, कैसे उसका परिवार गया, कैसे वो अकेली हुई, कैसे उसने उस दुनिया में जीना सीखा। और उसने बताया कि कल्कि को देखकर उसे क्यों लगा कि वो उसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो उसमें खुद को देखती थी। वो छोटी, डरी हुई, अकेली लड़की जो वो कभी थी। शक्ति सुनता रहा, और उसने महसूस किया कि जो इंसान इतना दर्द देख चुका हो, इतना खो चुका हो, और फिर भी किसी दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगाए, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अगले दिन तीनों फिर चले। मंजिल अभी भी धुंधली थी, लेकिन रास्ता थोड़ा साफ लग रहा था, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे। रेजिडेंट्स का एक बड़ा पेट्रोल ग्रुप उनके पीछे पड़ गया। किसी ने उनकी खबर दी थी, कल्कि को देखा था किसी ने, और रेजिडेंट्स चाहते थे कि उनका बच्चा वापस आए, या फिर जो भी उसे लेकर भाग रहा है उसे सबक सिखाया जाए। शक्ति ने भूमि से कहा, तुम कल्कि को लेकर भागो, मैं उन्हें रोकता हूं। भूमि ने मना किया, लेकिन शक्ति की आंखों में वो जिद थी जिसे वो जानती थी। वो वही जिद जो उसमें तब से थी जब उसने पहली बार लड़ना सीखा था। भूमि ने कल्कि का हाथ थामा और दौड़ी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर वो मुड़ती तो उसके पैर रुक जाते। शक्ति ने रेजिडेंट्स के उस दस्ते को रोका, एक लिबरेटर, अकेला, जख्मी, और उसके सामने कई हथियारबंद रेजिडेंट्स। लड़ाई असमान थी, शक्ति को पता था, लेकिन उसने पीछे नहीं हटा। उसने वो सब किया जो एक इंसान तब करता है जब उसे पता हो कि जो इंसान उसके लिए आगे भाग रहा है, उसे बचाने के लिए उसे पीछे खड़े रहना होगा, चाहे कुछ भी हो। भूमि और कल्कि भागते रहे, और एक जगह, एक पुरानी बस्ती के खंडहर में, उन्हें कुछ और सर्वाइवर्स मिले। लिबरेटर्स का एक छोटा सा ग्रुप, जिसमें कुछ बूढ़े थे, कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें थीं जो अभी भी उम्मीद रखते थे। उन लोगों ने भूमि और कल्कि को देखा। पहले शक किया कल्कि को देखकर, लेकिन भूमि ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में झांका और कहा, यह बच्चा किसी का दुश्मन नहीं है, और अगर आप इस बच्चे को दुश्मन मानते हैं तो फिर आप उसी सोच के हैं जिसने ये दुनिया बर्बाद की। धीरे धीरे उन लोगों ने उसे अंदर आने दिया। उन लोगों में से एक बूढ़े ने, जो शायद उस पूरी कहानी का सबसे समझदार इंसान था, कहा कि असली लड़ाई रेजिडेंट्स से नहीं है,
असली लड़ाई अपने अंदर के उस शैतान से है जो हम सब में रहता है। वो शैतान जो कहता है मुझे पहले जीना है, बाकी मरें तो मरें। उसने कहा जब तक हम वो नहीं जीतते तब तक रेजिडेंट्स को हटाकर भी हम वही दुनिया बनाएंगे जो उन्होंने बनाई है। कल्कि उस बूढ़े की बातें सुनता रहा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, अपने बच्चे के दिल से। उस बच्चे को नहीं पता था कि रेजिडेंट्स क्या होते हैं, लिबरेटर्स क्या होते हैं, युद्ध क्यों होता है, दुनिया क्यों जलती है। उसे बस पता था भूमि उसे प्यार करती है और वो बूढ़ा आदमी अच्छी बातें करता है। बाकी सब बड़ों के झगड़े थे जो उसकी समझ से परे थे। तभी दूर से आवाजें आईं, शक्ति आया, जख्मी, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। वो किसी तरह बच निकला था। भूमि ने उसे देखा और पहली बार उस पूरी कहानी में उसकी आंखों में एक ऐसी नमी आई जो अब छुपाने से नहीं छुपती थी। कल्कि दौड़ा और शक्ति से लिपट गया। उस बच्चे को पता नहीं था कि ये आदमी उसके लिए वहां रुका था, लेकिन बच्चे का दिल जानता है कि कौन उसका अपना है, तीनों। और अब उनके साथ वो छोटी सी बस्ती के लोग एक फैसले पर पहुंचे। दीवार की तरफ चलना होगा, रेजिडेंट्स की दीवार। न इसलिए कि वो उस पर हमला करना चाहते थे, न इसीलिए कि वो रेजिडेंट्स को उखाड़ फेंकना चाहते थे, बल्कि इसीलिए कि कल्कि को अगर कहीं सेफ रखना था, अगर उसे एक ऐसी जगह पहुंचाना था जहां उसे खाना और पानी मिले, तो शायद दीवार के उस पार ही कोई रास्ता था। लेकिन कैसे? रेजिडेंट्स किसी को अंदर नहीं आने देते। शाक्टी के पास एक जानकारी थी। उसने एक बार एक ऐसे रास्ते के बारे में सुना था जो दीवार के नीचे से गुजरता था। एक पुरानी, बंद, भूल गई सुरंग जो शायद अभी भी थी, अगर किसी को मिल जाए तो। और उसे ढूंढने का एक ही तरीका था, सीधे उस इलाके में जाना जो रेजिडेंट्स की सबसे कड़ी निगरानी में था। वो रात जब वो सब उस सुरंग को ढूंढने निकले, पेंडोरा की उस रात जितनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। हर कदम पर रेजिडेंट्स के गश्ती थे, हर साए में एक डर था। कल्कि को भूमि ने अपनी पीठ पर बांध लिया था और वो बच्चा चुप था, जैसे उसे पता था कि अभी बोलने का वक्त नहीं है। शक्ति आगे था, रास्ता दिखाता हुआ, हर खतरे को पहचानता हुआ। सुरंग मिली, पुरानी, तंग, अंधेरी, लेकिन थी। वो सब उसमें घुसे। सुरंग में घुटन थी, अंधेरा था और एक ऐसी खामोशी थी जो बाहर की दुनिया से भी ज्यादा भारी लगती थी। कल्कि ने भूमि की गर्दन को कसकर पकड़ा और भूमि ने आगे बढ़ती रही। सुरंग के दूसरे छोर पर क्या था? एक ऐसी दुनिया जो दीवार के इस पार से बिल्कुल अलग थी। हरियाली नहीं थी, खुशी नहीं थी, लेकिन इंसानों का एक और झुंड था जो शायद रेजिडेंट से भी थक चुका था, जो शायद बदलाव चाहता था लेकिन डरा हुआ था। उन्होंने भूमि, शक्ति और कल्कि को देखा, एक लिबरेटर, एक औरत और एक बच्चा जो उनके अपने था। कल्कि को देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस बच्चे को पहचाना। वो बच्चा किसका था, ये खुलासा उस पल में हुआ जो पूरी फिल्म का सबसे भावनात्मक लम्हा था। कल्कि एक रेजिडेंट अधिकारी का बच्चा था, एक ऐसे आदमी का जो बाहर की दुनिया को बर्बाद करने में हिस्सेदार था, लेकिन जिसके अपने बच्चे को उसी बर्बाद दुनिया में कभी किसी ने छोड़ दिया था। और वो आदमी पागल हो गया था अपने बच्चे की तलाश में। जब उसने कल्कि को भूमि की गोद में देखा, उस औरत की गोद में जो एक लिबरेटर के साथ आई थी, तो उसकी आंखों में कुछ टूटा। उसने कल्कि को देखा, काल्कि ने उसे देखा और फिर भूमि को देखा। और वो बच्चा बाप की तरफ नहीं गया, वो भूमि के करीब और खिसक आया। वो पल, वो एक छोटा सा पल पूरे रेजिडेंट्स और लिबरेटर्स के झगड़े से बड़ा था। एक बच्चे ने चुना था प्यार को, इंसानियत को, उस औरत को जिसने उसे बचाया था, न उस दीवार को जिसके अंदर उसका खून रहता था। कल्कि के बाप के अंदर कुछ हिला। एक आदमी जो कठोर था, जो रेजिडेंट्स की सत्ता का हिस्सा था, वो अपने बच्चे की उस एक हरकत से पिघल गया। उस रात उस जगह कुछ और हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। रेजिडेंट्स के कुछ लोगों ने उस अधिकारी की अगुवाई में भूमि और शक्ति से बात की। पहली बार दो दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने थे, हथियार उठाए बिना, गोली चलाए बिना। बातें हुई दर्द की, भूख की, उस दुनिया की जो दोनों तरफ से बर्बाद हो रही थी। रेजिडेंट्स के अंदर भी डर था,
वो भी जानते थे कि जो ताकत उन्होंने पकड़ी है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनके पास भी खाना खत्म हो रहा था, उनके पास भी रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। भूमि ने उस रात कहा जो शायद उस पूरी कहानी का सबसे जरूरी संवाद था। हम सब एक ही जमीन पर पैदा हुए थे, एक ही जमीन ने हमें खाना दिया, पानी दिया, छत दी। हमने उस जमीन को जलाया, उसे लड़ाई का मैदान बनाया, उस पर दीवारें खड़ी की। अब वो जमीन नहीं बची जिसे हम बांट सके, तो हम एक दूसरे को ही बांट रहे हैं, एक दूसरे को ही खा रहे हैं। और अगर हम यही करते रहे तो एक दिन बांटने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, न इंसान न जमीन। उस रात की बातों का कोई एक नतीजा नहीं निकला। दुनिया एक रात में नहीं बदलती, दीवारें एक रात में नहीं टूटती, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत हुई, एक ऐसी शुरुआत जो उस दुनिया में बहुत बड़ी थी। काल्की के बाप ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया। उसने अपने कुछ लोगों को कहा कि जो सर्वाइवर्स बाहर से आए हैं उन्हें खाना और पानी दिया जाए, सिर्फ एक रात के लिए, बस एक कदम। और भूमि ने देखा उस एक कदम में एक उम्मीद की रोशनी, छोटी सी कांपती हुई लेकिन रोशनी। सुबह होने पर शाक्ति और भूमि ने कल्की को उसके बाप के साथ छोड़ने का फैसला किया। भूमि के लिए यह सबसे मुश्किल पल था। उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में भींचा, उस छोटे से शरीर को, उस नर्म सांस को, और कहा, अब तुम सेफ हो। कल्की ने भूमि की आंखें देखीं और उन आंखों में जो था वो किसी शब्द में नहीं था। वो बच्चा जाते जाते मुड़ा, एक बार, दो बार, और फिर उसके बाप ने उसका हाथ थामा और अंदर ले गया। भूमि खड़ी रही, शक्ति उसके पास आया, कुछ नहीं कहा, बस पास खड़ा रहा। और वो दोनों उस दीवार के सामने खड़े थे, एक दीवार जो उनके और उस बच्चे के बीच अब थी, लेकिन उस दीवार में एक दरार आ गई थी, एक छोटी सी दरार। और दरारें जब पड़ जाती हैं तो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। भूमि और शक्ति वापस मुड़े उस बंजर दुनिया की तरफ, उन लोगों की तरफ जो अभी भी भूखे थे, जो अभी भी लड़ रहे थे, जो अभी भी जिंदा थे। उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, शायद वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब उनके पास एक बात थी जो पहले नहीं थी। उन्हें पता था कि दूसरी तरफ भी इंसान हैं, डरे हुए, थके हुए, और शायद एक दिन जब डर थकान से बड़ा होना बंद हो तो वो भी एक कदम उठाएंगे। कलियुगम 2064 की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन असल में यहाँ शुरू होती है। ये फिल्म आपसे पूछती है, अगर आप 2064 में होते तो आप थॉमस होते या शक्ति? आप उस ग्रुप के हिस्से होते जो कल्की को मार देना चाहते थे, या आप भूमि होते जो उस बच्चे का हाथ थामे भागती रही? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये 2064 सच में सिर्फ एक फिल्म है, या हम आज इसी वक्त उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो 2064 तक जाता है? दीवारें आज भी हैं, बस उन्हें दीवार नहीं कहते। भूख आज भी है, बस उसे स्टैटिस्टिक्स में छुपा देते हैं। इंसानियत आज भी जिंदा है, बस उसे ढूंढना पड़ता है, उसे चुनना पड़ता है, हर रोज, हर पल। और शायद यही है कलियुगम का असली संदेश, कि कलियुग बाहर नहीं आता, कलियुग हमारे अंदर से आता है, और उसे रोकने की ताकत भी हमारे अंदर ही है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, अगर इस स्क्रिप्ट ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और सिनेमैटिक कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं, हर हफ्ते, हर बार, नए अंदाज में। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस न हो, और कमेंट में बताएं कि आपको कलयुग 2064 की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई।